हेलो फ्रेंड्स, आप सबका राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें। आज हम लोग वेस्ट बंगाल से संबंधित क्लास 10 फिजिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचियाँ, ठीक, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिसके बारे में हम सभी को जानना जरूरी होता है, ठीक। जैसे कि पर्यावरण, ये पर्यावरण क्या होता है? तो परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, वही पर्यावरण कहलाता है, ठीक। यानी हमारे चारों तरफ जो आवरण जिससे हम लोग ढके हैं वही हमारा पर्यावरण होता है। दूसरा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस के बारे में बताया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून 1972 से ही इसकी शुरुआत हुई है। तीसरा है कि वायुमंडल की गैसों का, हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% लगभग एक तरह से कहे तो ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो अधिकांश जो गैसें हैं, इन गैसों का वायुमंडल में बताया जाता है कि 97% भाग का 29 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये सभी गैसें पाई जाती है। यानी वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती है वो लगभग वायुमंडल की 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सभी गैसें आपको देखने को मिल सकती है, 97% भाग गैसों का। अब बताया गया है कि वायुमंडल की जो प्रमुख गैसें हैं, प्रमुख गैस में बताया गया है नाइट्रोजन, जिसका परिमाण 70% है, ऑक्सीजन 21% लगभग, और ऑर्गन का भी बताया गया है 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। अब आते हैं हम लोग ओजोन गैस, सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को ठंडा रखती है। ये जो ओजोन गैस O3 है, ये O3 गैस सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वोल्टेज किरण होती है, उस किरण को अवशोषित कर हमारे वायुमंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको ठंडा रखता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हम लोग का, अधोमंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी जिसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है या क्षोभ मंडल। इस मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात आदि घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिलता है। समताप मंडल में जेट प्लेन और मौसम की जानकारी लेने वाले बेलूम आते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में जेट प्लेन और मौसम की जानकारी लेने वाले बेलूम आते हैं। मध्य मंडल में ज़्यादातर उल्का पिंड जल जाते हैं। ये जो मध्य मंडल होता है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो उल्का पिंड, जो उल्का टूटता है, वहाँ पर जाते थे सब क्या होता है, जलकर भस्म हो जाएगा। तापमंडल में अंतरिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यान चक्कर लगाते रहते हैं और ध्रुवीय ज्योति इसी परत में आपको देखने को मिलता है। बहिमंडल वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। वायुमंडल के जो भाग हैं उनमें बहिमंडल को सबसे बाहरी भाग बताया गया है, जिसके बारे में जलवायु संबंधित कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। पृथ्वी के सतह के निकट औसतः 6.5, बहुत सारी किताबों में 6.4 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बताया जाता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर की दर से घटता है। यानी आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से ताप टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है औसतः 1014 मिलीबार होता है। यानी समुद्र के जो तल होता है वहाँ पर जो वायुमंडल का जो दबाव होता है 1014 मिलीबार होता है। संवहन प्रभाव के कारण विभिन्न स्थानों पर वायु दाब में अंतर आता है, जिसके कारण क्या होता है, दबाव के कारण आंधी या तूफान की शुरुआत होती है। ओजोन मंडल में
ऑक्सीजन यानी O2 पराबैंगनी किरणों को सूर्य ऊर्जा से परमाणविक ऑक्सीजन में बदलते हैं। यानी ओजोन मंडल में जो ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन यानी O2 पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा से परमाणविक ऑक्सीजन में बदलते हैं और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर O3 में निर्माण करते हैं। यानी O2 से ही हम लोग का O3 का निर्माण होता है। ठीक, ओजोन मंडल। ओजोन परत हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहलाता है और इसके साथ साथ पृथ्वी का छाता भी कहलाता है, क्योंकि ये आने वाली सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक किरणें हैं उसको रोकने का कार्य करता है। अगर वो डायरेक्ट हमारे वायुमंडल में अगर प्रवेश कर जाती तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहे तो इफेक्ट पड़ता, एक तरह तो मोतियाबिंद हो जाता, दूसरा एक तरह से कहे तो चर्म रोग हो सकता है और यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये सभी चीज़ें देखने को मिलता। तो ओजोन जो हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा का कार्य करता है। इस ओजोन को भी कुछ ऐसी गैसें हैं जो नष्ट करती है, क्षय करती है, जैसे NO, फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो गैसें हैं ये सभी हमारे ओजोन पर जो सुरक्षा को जो हमारी रक्षा करता है उसको ये लोग नुकसान करते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परिवर्तित करता है। ये जो आयन मंडल होता है ये रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परिवर्तित कर देता है। जो हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं ये सभी हमारे एक तरह से आयन मंडल से परिवर्तित तरंगे हैं जिसके माध्यम से हम लोग का फ़ोन कनेक्टिंग होता है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुव के पास सुमेरु ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुव के पास कुमेरु ज्योति देखी जाती है। पौधा घर प्रभाव में छोटी तरंग वाली अस्वक्त विकिरण किरणों का अवशोषण होता है। ये पौधा घर जहाँ पर एक तरह से कहे तो ज़्यादा लाइट नहीं होता है, तो ऐसे जगहों पर प्रकाश नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या किया था, एक पौधा घर बनाकर वहाँ पर प्रकाश को अवशोषित किया जाता है तथा लंबी तरंग वाली औसत किरणों को उत्सर्जन होता है जिससे कि बाहर निकलता है। CO2, CH4, N2O और CFC ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो एक तरह से कहें इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस बताया गया है। कौन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और एक तरह से N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और H2O जिसको हम लोग जल कहते हैं, जल वाष्प, ये हमारा एक तरह से ग्रीन हाउस गैस से है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। यानी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पृथ्वी के हम लोग का टेम्परेचर है देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस गैस के चलते होता है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज विश्व की जलवंत समस्या में एक सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग को बतलाया गया, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकांश कारक मानव जनित हैं। ये मानव यानी हम सभी मनुष्य ही एक तरह से कहें तो ये ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े कारक हैं। सतत विकास में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संसाधनों का समुचित और संरक्षित उपयोग करना मुख्य लक्ष्य होता है। यानी बताया गया सतत विकास में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, भविष्य में किस चीज़ की आवश्यकताएं होगी उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संसाधनों को समुचित और संरक्षित उपयोग करना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य हो चुका है। गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? गैर एक नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये वातावरण को कभी दूषित नहीं करते हैं, ठीक, और ये कभी नष्ट होने वाले भी नहीं है। एक तरह से सूर्य अगर नष्ट हो जाता है तो हम ही लोग कहाँ से बचेंगे, पवन अगर नष्ट हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे। तो ये नवीनकरणीय ऊर्जा है जो नया है एक तरह से, और एक गैर नवीनकरणीय ऊर्जा है जैसे कि जिस ऊर्जा का प्रयोग बार बार नहीं किया जाता, जैसे ये एक बार नष्ट हो जाने पर इनको उगाने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सभी एक तरह से कहे तो हमारे वायुमंडल को दूषित करते हैं। उसके बाद है हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो वैसे
ऊर्जा के स्रोत जैसे कि जीवाश्म ईंधन, लकड़ी वातावरण को दूषित करते हैं। जल, विद्युत और परमाणु ऊर्जा उत्पादन से हमारे वातावरण को खतरा हो सकता है। ये हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसको बताया गया जैसे कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, कोयला तथा मीथेन हाइड्रेट, स्वच्छ ऊर्जा, ये जिससे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। गैर जिससे हमारा वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जबकि परंपरागत जिससे हमारे वातावरण को हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक, धन्यवाद।